राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक पूरे होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एशियाई खेल 2023 के लिए एक उल्लेखनीय आयोजन रहा है, जिसमें देश के एथलीटों ने अपना कौशल दिखाया और प्रभावशाली पदक घर लाए। भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य जीतकर 100 पदकों की ऐतिहासिक संख्या को छुआ है। सिक्किम में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या शनिवार को 56 तक पहुंच गई। अब तक सिक्किम से 26 शव बरामद किए गए हैं और 30 पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के बेसिन में पाए गए हैं। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में सेना के जवानों सहित कम से कम 142 लोगों की तलाश जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। दिल्ली में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 231 दर्ज किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बिहार में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने के कुछ दिन बाद बिहार की तर्ज पर चुनावी राज्य में जाति जनगणना कराने की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी जल्द ही गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगी। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना का निरस्त परीक्षण इस महीने के अंत में होने की संभावना है। बुखार से पीड़ित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है और उनके कुछ दिनों में ठीक होने की उम्मीद है। राव के बेटे और मंत्री केटी रामाराव ने शुक्रवार को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शनिवार को एशियाई खेलों में जैसे ही स्वर्ण पदक जीता, इसी के साथ चीन के हांगझो में आयोजित हो रहे एशियाई गेम्स में भारत के 100 मेडल पूरे हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि यह अमृतकाल की सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है और अमृतकाल की यात्रा देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक लक्ष्य रखा है कि भारत हर क्षेत्र में सर्वोपरि हो और इसे सिद्ध करने के लिए कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। और देश भर से 49वीं पुलिस कांग्रेस में उपस्थित प्यारे अधिकारी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं देवभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर आज इस देवभूमि में मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहाँ जो प्रतिनिधि उपस्थित है उनको मैं बताना चाहता हूं कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का अपने आप में एक बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारी अमृत काल की सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 75 साल में हमने दुनिया में कई क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित। परंतु ये 75 साल से 100 साल 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। ये अमृत काल की यात्रा समग्र भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने हम सब के सामने अमृत काल को संकल्प
और संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हरेक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण हमने किया। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौक चौबंद करना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृत काल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से ये पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है कि ढेर सारे परिवर्तन हमने 2019 से लेकर 2023 तक करे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस थाने तक इसको जमीन पर उतारने का पूरा खाका ये आने वाली पुलिस कांग्रेस के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ये पुलिस कांग्रेस के अंदर 6 विषय आप लोगों ने निर्धारित किए हैं। 5G युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स, एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस और सीएपीएफ के बीच में समन्वय, मतलब सीमाओं की सुरक्षा। ये सारे विषय एक प्रकार से आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा को इन टोटो कंप्लीट कवर करने वाले विषय हैं। और ये 6 के 6 विषय अगर हम ढंग से नीचे तक ले जाते हैं तो हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है वो हम पूरा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि इस योजना का लाभ 1 लाख छात्रों व छात्राओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। स्कूलों के संधारण का काम चल रहा है। 30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती भी हुई है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि दूर दराज से कॉलेज में पढ़ने के लिए आने जाने में विद्यार्थियों की कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थियों के लिए तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं या किसान हैं या मजदूर हैं, तो रोज उतना पैसा 100 रुपया व्यवस्था करना कई बार नहीं हो पाता। तो ऐसे में छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की और करीब 1 लाख छात्र छात्राएं इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। और इस योजना में लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा। और इसका लाभ कैसे ढंग से आपको इसका पास बनाना है, कैसे स्कैन करना है, आप लोग तो नई पीढ़ी के लोग हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगा। तो इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को लाभ होगा। इसके साथ लगभग हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया। जहाँ स्कूलों के संधारण के काम हो रहे हैं, वहीं भर्तियों के भी लगातार काम चले हैं। 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती हुई कॉलेज में। 1152 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 39 क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल भी शुरू किया है। और अभी अभी कोचिंग की भी शुरुआत हम लोग निःशुल्क, जो कोटा जाते थे कोचिंग के लिए, लाखों रुपया साल का फीस लगता था, अब वो जो एलेना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब वो हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को निःशुल्क वो कोचिंग देंगे। इसके लिए हम लोग हमारे 146 ब्लॉक है, तो 146 ब्लॉक में उसके कोचिंग देने की व्यवस्था, और साथ ही चूँकि वो
वर्चुअल होगा, इसलिए वहाँ टीचर भी नियुक्त किए हैं ताकि आपको कोई मन में प्रश्न आता है तो उसको भी वो बता सके, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और साथ में शहरों में भी अभी 4 शहर में किए हैं, तो कुल मिला के 150 जो ब्लॉक है उसमें कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग जेई के या नीट के तैयारी करना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क इसकी पढ़ाई कोचिंग दी जाएगी। और उसके साथ साथ अब पीएससी व्यापम की तैयारी के लिए भी निःशुल्क उसकी भी हम लोगों ने शुरुआत की है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में आप देखेंगे जहाँ 2 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोला है, 8 मेडिकल कॉलेज, 4 तो शुरू हो गया, 4 अभी स्वीकृति के कगार पर है, तो 8 नए मेडिकल कॉलेज, उसकी प्रकार से 83 जो कॉलेज खोले गए हैं जिसमें 23,000 से अधिक 23,500 सीटों की वृद्धि की गई है। जिला मुख्यालयों में 10 कन्या महाविद्यालय भी खोले गए हैं। अभी पहले तो अंग्रेजी स्कूल ही नहीं थे, लेकिन अब 377 से अधिक हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए। और उसके साथ साथ कॉलेज भी 10 अंग्रेजी कॉलेज की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास, जैसे व्यापम है, पीएससी है, इसमें जो शुल्क लगता था अब वो नहीं लगता, तो जो परीक्षार्थी लगभग 33 करोड़ रुपए को उनका बचत हुआ है। अभी जिस प्रकार से जो परिवहन है उसमें 100 करोड़ से अधिक की राशि उसकी बचत आप लोगों को होगी। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि पहले विभाग के द्वारा इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना रखा गया था, जिससे इस योजना के बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। तो आप सबको इस अवसर पर बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मध्य प्रदेश में गरीबों में 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रही दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में राज्य सरकार ने एक और आयाम जोड़ा है। इस योजना के तहत अब चलित रसोई केंद्र भी संचालित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में इन चलित रसोई केंद्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नगरों और महानगरों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए सस्ता भोजन मिल सके और सीधे भोजन उन तक पहुंच सके, इसलिए दीनदयाल चलित रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 100 शहरों में दीनदयाल रसोई योजना चल रही है। दीनदयाल चलित रसोई योजना हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। नगरों में, विशेषकर महानगरों में हमारे कई भाई बहन आते हैं जो हम मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कई बार भोजन करने में उनकी आधी मजदूरी चली जाती है। अब कहीं बाहर से शहर में काम करने आए और सामान्यतः होटल पे भोजन करने गए, हर एक बना नहीं पाता जो प्रवासी मजदूर है, तो पता चला कि 50 रुपया 40 रुपया उसी में खर्चा हो गया। उनकी जो खून पसीने की कमाई भोजन में ही चली जाती है। इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि ऐसे हमारे सभी भाई बहन जो बाहर से यहाँ मेहनत मजदूरी करने आए हैं या अलग अलग कारणों से भोपाल में आते हैं, इलाज के लिए आए हैं, दूसरे और किसी कारण से आए हैं, उनको सस्ता भोजन मिल सके, इसलिए हमने दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की थी। अभी तक दीनदयाल रसोई योजना चलित नहीं होती थी। एक स्थान पर रसोई जहाँ लोगों को 10 रुपये में भोजन मिलता था। मुझे लगा कि ये 10 रुपया भी ज्यादा है, और से 2 चीजें हमने सोची। एक, अब दीनदयाल रसोई जहाँ जहाँ है, अभी लगभग 100 शहरों में दीनदयाल रसोई योजना हमारी चल रही है, तो दीनदयाल रसोई जहाँ जहाँ है वहाँ 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले भाई बहनों को कम दामों पर भोजन मिल जाए। अब वो मजदूरी करने वाली भी हो सकते हैं, वो अन्य कामों से जो हमारे गरीब भाई बहन भोपाल आते हैं या महानगरों में नगरों में जाते हैं, जिला मुख्यालयों पे कई बार छोटे छोटे काम करवाने आना पड़ता है, तो उनको दीनदयाल रसोई के अंतर्गत भोजन दिया जाएगा 5 रुपए में। लेकिन एक बात और आई कि भोपाल जैसे शहर बहुत बड़े हैं, अब मजदूरी कर रहे हैं लाल घाटी पे और भोजन करने आए न्यू मार्केट, तो आने जाने में समय और पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए मन में ये विचार आया कि रसोई तक भोजन करने क्यों जाए, अरे जहाँ गरीब है वहीं रसोई ले जाओ तो उनको आना जाना ना पड़े। और इसलिए चलित रसोई है, गाड़ी में पूरा भोजन रहेगा, ताजा भोजन, और वो भोजन लेके उन स्थानों पर जाएंगे जहाँ भोजन करने वाले भाई बहन, मजदूर, गरीब वो खड़े रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं।
या अस्पताल जैसे केंद्र हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने आए, गरीब को भोजन करना है, परिजन भर्ती है, तो ये रसोई घूमती रहेगी। जहाँ भोजन करने वाले भाई और बहन रहेंगे वहाँ सीधे रसोई पहुंचेगी और उनको वहाँ भोजन करवाएगी 5 रुपए में, ताकि हमारे भाई और बहनों को भोजन करने दूर ना आना पड़े। भविष्य में इसका और भी हम विस्तार करेंगे। दीनदयाल जी कहते थे, गरीब ही तुम्हारा भगवान है और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। ये मेरे लिए मंत्र है। दरिद्र ही नारायण है और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 52वीं बैठक को लेकर दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए आप मंत्री ने कहा कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप इकोनॉमी में स्टार्टअप सेक्टर में बढ़ता हुआ खंड है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 50,000 युवाओं के रोजगार का जरिया है और यह 17,000 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि भारी टैक्स के बोझ तले देश में स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर ऑनलाइन गेमिंग की कमर टूट जाएगी। आप मंत्री ने मांग करते हुए नए जीएसटी टैक्स को कम करने की बात कही। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टार्टअप्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया की इकोनॉमी को वाइब्रेंसी देने में, यूथ को जॉब्स देने में, एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारे देश की इकोनॉमी को स्टार्टअप्स की जरूरत है, यंग एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक तरफ तो बात करते हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की, हम एक तरफ बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया जैसी पॉलिसीज की, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल काफी ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो हमारे देश के स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेक्टर को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। आज इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप इकोनॉमी में, स्टार्टअप सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में सबसे बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज 50,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई चेस खेलता है, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उसको यूज कर। ऑनलाइन गेमिंग को एक सनराइज सेक्टर इंडियन स्टार्टअप सेक्टर का माना जाता। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली डिसीजन लिया अपनी 50th काउंसिल मीटिंग में, 51st काउंसिल मीटिंग में उसको रेटिफाई किया और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लगा दिया। ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी में। दिल्ली ने इसका विरोध भी किया। दिल्ली ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कोई लग्जरी सेक्टर नहीं है। ये बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग की तरह नहीं है जो एक सर्टन रिच लोग ही, बहुत ही रईस लोग ही उस सेक्टर में इन्वॉल्व हो। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी गेम्स ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पे खेलते हैं। दूसरी बात, अगर एकदम से एक इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगा दिया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे खत्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया। अच्छी बात ये थी कि जीएसटी काउंसिल ने ये भी डिसीजन लिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 28% के टैक्स को रिव्यू करेंगे। अगर इससे इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आई है तो उसको रिकंसिडर करेंगे। 1 अक्टूबर से ये 28% टैक्स लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही जीएसटी काउंसिल के डीजीजीआई ने सारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पिछले 6 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ के टैक्स एवेजन नोटिसेस भेज दिए। आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यूएशन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23,000 करोड़ की है। एक 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ के टैक्स नोटिसेस मिल जाते हैं।
इससे पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा। कोई भी कंपनी नहीं बच पाएगी जो अपनी वैल्यूएशन जितना टैक्स भर पाएगी। अगर ये कंपनियां बंद हो गई तो जो 50,000 से ज्यादा यंग लोग प्रोग्रामर्स इस कंपनीज में काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात, इस पूरे सेक्टर में जो आगे बढ़ के एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑलरेडी 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 25,000 करोड़ का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पाइपलाइन। लेकिन जब इतना अनस्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट है, जब इतना अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, तो कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेगा? अगर हमारे देश का यूथ स्टार्टअप्स करने से डरने लग जाएगा तो हमारे देश का अगला फ्लिपकार्ट कहां से आएगा? हमारा अगला पेटीएम कहां से आएगा? हमारा अगला जोमेटो कहां से आएगा? हमारा अगला ओयो कहां से आएगा? हमारा अगला भारत पे कहां से आएगा? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के नोटिसेस को जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं इनको विड्रॉ किया जाए। आज एआईसीसी मुख्यालय में इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस अवसर पर पवन खेड़ा, राजीव शुक्ला, अजय राय और प्रदीप नरवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने इमरान मसूद का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इमरान मसूद के पार्टी में आने से यूपी में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। वहीं इमरान मसूद ने पार्टी में शामिल होने पर पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रूप निभा रही है और हम सभी मिलकर पार्टी को यूपी में मजबूत करेंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक व्यापक माहौल बना और आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी नेता और पूरी जनता एक बात मानती है, यदि कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रूप निभा रही है वो कांग्रेस पार्टी है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह पूरा उत्तर प्रदेश की जो जनता है और नेता है दोनों ही लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मजबूत साथी का, भाई का पार्टी में स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से ये एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और लगातार आम जनता की आवाज, आम जनता की बात को उठाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हम सबको जरूरत थी और अपने परिवार में आए हैं, परिवार में इनका स्वागत है। जैसा भी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि राहुल जी की यात्रा के बाद से जो एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है और उसका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बन रहा है पूरी तरीके से, लगातार पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत ही मजबूत स्थिति आपके सामने आने वाली है राहुल जी की यात्रा से। प्रियंका जी जो लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से और ओजस्वी सोच से जो पार्टी को आगे लेकर चल रही हैं, हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, कभी न रुकने का है। मैंने यही कहा अपने लोगों से, पूरे जहाँ भी जोन में मीटिंगें हुई, मैंने कहा कि ये 7 महीना हम लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत मेहनत का कार्य है, उस पर हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं इमरान मसूद जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए, कांग्रेस का कारवां बढ़ता चला जा रहा है और आपने देखा होगा कि पहले हिमाचल की जीत, फिर कर्नाटक की जीत, अब हम कम से कम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान। जो रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है तो पूरे देश में 2-3 महीने बाद माहौल बदलने वाला है और ऐसे में हम अपने उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में आज इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, हमेशा अपने वो बात रही। तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी और अब जुट के काम करेंगे। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का उत्थान शुरू हो गया है, देवभूमि से शुरू हुआ, अब निश्चित रूप से हम केंद्र में भी सत्ता में आएंगे। मैं सबसे पहले बहन प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे और वो असर उसका
हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है कि वह हर बच्चे की अच्छी पढ़ाई व्यवस्था सुनिश्चित करे। सीएम खट्टर ने कहा कि विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेदारी है। बड़े स्तर पर विद्यालयों की देखरेख के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की योजना बनाई गई है। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं, इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है, ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो। इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से, जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। तो इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे वहाँ हमारे बच्चों के माता पिता हों, अथवा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अध्यापक हों, या जनप्रतिनिधि, उस गांव का जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ऐसे 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं इसके अंदर रखी जाती है। और इस नाते से हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं, तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें। कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं, वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है। खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन कार्यों में भी बच्चों का विकास जो है वो जुड़ा होता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, डिपार्टमेंट की ओर से जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप में दी जाती हैं उनको मिली कि नहीं मिली हैं। ऐसे ही बच्चों को हमने जो 10वीं, 11वीं, 12वीं में मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं वो टैबलेट उनको मिले कि नहीं मिले हैं। अधिगम ये जो शिक्षण सामग्री है वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। बहुत बच्चों को प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है, वो राशि उनको प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। बच्चों की वर्दी वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था ये है या नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था होना भी इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे अपने सामान्य पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय में अतिरिक्त ज्ञान के लिए उन पुस्तकों का कई बार उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी व्यवस्था देखना, उनको ध्यान रखना, ये हमारा काम है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।